नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पंडित आपके साथ। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे साल 2024 में दुनिया में हुई जंग के जख्मों की। दरअसल बीत रहे साल में दुनिया के देशों में टकराव के हालात बने रहे। साथ ही बात मांगों को लेकर किसानों की अंगड़ाई की। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर की। तो वहीं चलते चलते प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों की जहां लगातार चहल पहल बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। दुनिया के कुछ देशों को साल 2024 में युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ अन्य देशों में गृह युद्ध के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2024 दुनिया के देशों में बने रहे टकराव के हालात, युद्ध में उलझे रहे दुनिया के कई देश, बड़ी जंग छिड़ने की आशंका से थमी रही सांसें। दुनिया ने कई देशों के बीच सैन्य संघर्ष और तानातनी देखी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट ने सभी को किया परेशान। कुछ देशों में गृह युद्ध के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निराशाजनक रहा गुजरा साल। दुनिया के लिए साल 2024 शांति के लिए निराशाजनक रहा। कई देश युद्ध में पहले से ही उलझे थे, तो कई देशों के बीच इस साल जंग शुरू हुई। साथ ही कई देशों को गृह युद्धों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है वहां के आम लोगों को। इस साल दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद जानकर यह आशंका जताने लगे कि क्या दुनिया अगले कुछ वर्षों में एक बड़े युद्ध का सामना करने जा रही है। साल 2024 का साल इस वजह से भी याद किया जाएगा कि विश्व में कई संघर्ष दिखाए। इस साल में कई देशों के बीच युद्धों का दौर देखा गया, जिसमें रूस और यूक्रेन के अलावा गाजा और इजराइल के बीच हुआ भयंकर युद्ध शामिल है। इन युद्धों को पूरे विश्व पर असर पड़ा। सिडनी में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल दुनिया भर में 56 सक्रिय संघर्ष थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध 2024 में भी जारी रहा। अमेरिका और उसके सहयोगी जहां यूक्रेन के साथ डटकर खड़े रहे, तो वहीं रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। साल के आखिर में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये संकेत दिया कि निकट भविष्य में शांति कायम होने की उम्मीद बहुत कम है। पिछले दिनों वाशिंगटन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इससे अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला किया है। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने अपनी परमाणु नीति में संशोधन कर दिया। इसमें नई शर्तें तय की गई कि कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के इस कदम को भी यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा गया है। ACLED डेटा के मुताबिक 2023 में हुए संघर्ष में करीब 1,80,000 मौतें हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,34,000 हो गया। मतलब पूरे 30% की बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन का युद्ध सबसे घातक रहा। इसके बाद गाजा और वेस्ट बैंक थे, जहां पर करीब 35,000 जाने गई। इजराइल हमास संघर्ष। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर गया। हमास को तबाह करने पर उतारू इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजराइल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान के साथ खड़ा रहा।
लिहाज कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर यहूदी राष्ट्र को परेशान नहीं कर पाया। इजरायल द्वारा चलाया जा रहा नरसंहार युद्ध जारी है। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है और बंधक सौदे के बारे में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार मुख्य वार्ताकार वह चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध जारी रखना चाहते हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लेबनान तक बढ़ा दिया है, वैसे ईरान तक बढ़ाना चाहते हैं। इजरायल हिजबुल्लाह। बता दें कि गाजा युद्ध में इजरायल हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसमें सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना बताया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उससे कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायल और लेबनान के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन विश्लेषकों ने इस बेहद कमजोर सुलह बताया। समझौते के बाद भी इजरायल के हमले जारी रहे। सीरिया तख्ता पलट। आपको बता दें कि 13 साल से गृह युद्ध में उलझा यह देश पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन 2024 में हालात बदल गए। विद्रोही गुटों ने नवंबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। लंबे समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल सीरिया का भविष्य अधर में है। विश्लेषक मानते हैं कि सीरिया के लिए आने वाला समय बेहद कठिन है। यह भी कहना मुश्किल है कि क्या सीरिया एक रह पाएगा। इजरायल ईरान संघर्ष। वहीं 2024 में पहली बार ईरान और इजरायल में सीधा सैनिक टकराव देखने को मिला। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वे हिजबुल्लाह का भी समर्थन है। ऐसे में उसके सीधे इजरायल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी। 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया के दशमेश में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगी की ध्रुवी ने इजरायल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजरायल के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए। भारत ने की शांति की पुरजोर वकालत। ये हाई प्रोफाइल संघर्ष पूरी दुनिया की सुर्खियों में तो छाए रहने, लेकिन सूडान जैसे देश लगातार हिंसा और रोजाना होने वाली हत्याओं से जूझ रहे थे। इन संघर्षों ने दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाला। 2024 में अमेरिका में हुए चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की और जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद युद्ध खत्म करने का संकल्प लिया। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने संकट को राजनयिक बातचीत के जरिए खत्म करने का आह्वान किया है। भारत ने भी शांति की पुरजोर वकालत की और संघर्षों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए जाने का आह्वान किया। भारत जाहिर है दुनिया में अपनी बढ़ती ताकत और कद के कारण बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने जा रहा है और इस भारतीय शक्ति प्रभाव का मूल यह है कि भारत पहले से ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत के पास अब वैश्विक परिमाणों को प्रभावित करने की शक्ति है और हमने इसे G20 में देखा है। हमने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार मुद्दों पर भारत के अलग अलग बातचीत में इसे देखा है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि कोलंबिया, मैक्सिको और अफ्रीका ने कुछ हिस्सों में 2025 में संघर्ष 20% तक बढ़ सकता है। मध्य पूर्व के हालात भी ठीक नहीं हैं, तो वहीं चीन या रूस से जुड़े नए संघर्षों की संभावना एक बड़ी चिंता का सबक बनी हुई है। बलवीर सिंह आचार्य, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
मांगों को लेकर पंजाब के किसानों की अंगड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कहने का मतलब एमएसपी सहित अन्य मांगों की लड़ाई जारी है। धरना स्थल पर पंजाब के किसानों ने 4 जनवरी को किसान महापंचायत बुलाई है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है। वहीं डल्लेवाल ने कहा कि ये अनशन करने का उन पर कोई दबाव नहीं है। इस रिपोर्ट किसानों की अंगड़ाई, मांगों की लड़ाई। पंजाब के किसानों का 4 जनवरी को किसान महापंचायत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी। डल्लेवाल ने कहा, अनशन करने का कोई दबाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को फटकार। हरियाणा और पंजाब से लगे खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने 4 जनवरी को धरना स्थल पर किसान महापंचायत का आह्वान किया है। दरअसल ये कदम ऐसा समय उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एसकेएम गैर राजनीतिक नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि 70 वर्षीय किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। उनका अनशन रविवार को 34वें दिन में प्रवेश कर गया। ठीक नहीं अनशनकारी किसान नेता डल्लेवाल की हालत। डल्लेवाल की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। उनका कीटोन लेवल काफी ज्यादा आ रहा है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। डल्लेवाल अब पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डल्लेवाल को तुरंत उचित इलाज देने की जरूरत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, इस बात की भी संभावना जताई कि अन्य किसान नेताओं ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दी होगी। वहीं आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मैं अनशन पर बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट किसने दी और यह भ्रांति किसने फैलाई कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया है। जो मैं अनशन कर रहा हूँ, ये किसने रिपोर्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट में, किसने ये भ्रम फैला दिया कि उसको लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसी बात कहाँ से आई? मैं यहाँ जितने हमारे साथी हम मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, सबसे आयु में बड़ा हूँ और ये एक जिम्मेदारी समझ कर के 7 लाख किसान हमारे देश का सुसाइड कर गया कर्ज की वजह से। उनको बचाना जरूरी है, इसलिए हम बैठे हैं। किसी के दबाव में नहीं है। ऐसी कृपया ऐसी मत सोचो और ना ही ऐसा भ्रम फैलाया जाए देश के अंदर। ऐसी बात कहां से सामने आई? उन्होंने कहा, इस देश के 7 लाख किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों को बचाना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। बता दें कि अपने संदेश में डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे केंद्र को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दें। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि शायद उच्चतम न्यायालय केंद्र को निर्देश देगा। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल भी महापंचायत को संबोधित कर सकते हैं। डल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती, वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने अभूतपूर्व सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के वास्ते राजी करने के लिए 31 दिसंबर का समय दिया है। साथ ही स्थिति के अनुसार केंद्र से सहायता मांगने की स्वतंत्रता भी दी है।
वहीं पंजाब सरकार ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने डल्लेवाल को घेर लिया है और वे उन्हें अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे। बता दें कि अदालत ने कुछ किसान नेताओं के आचरण को भी आश्चर्यजनक और संदिग्ध बताया है। इस बीच पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने फिर डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि यदि वे अपना अनशन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें चिकित्सा इलाज कराना चाहिए। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली में प्रवेश रोके जाने के बाद से किसान संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में हेराफेरी की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी मजबूत उम्मीदवार या मुद्दे पेश करने में विफल रहने के बाद गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी पहले ही चुनाव हार चुकी है। उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा या उम्मीदवार नहीं है। उनका लक्ष्य केवल हेराफेरी करने और करके ही जीतना है, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 मतदाता विलोपन आवेदन दायर किए थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के हस्तक्षेप पर इस कदम को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इसका पर्दाफाश किया और शुक्र है कि इसे रोक दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर को बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्र दिल्ली में अब तक 5,000 मतदाता विलोपन आवेदन और 7,500 मतदाता जोड़ने के अनुरोध दायर किए गए। उन्होंने दावा किया कि इससे निर्वाचन क्षेत्र के 12% वोटों में बदलाव हो सकता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गया है। वे चुनाव परिणाम बदलने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हेरफेर लोकतंत्र को मजबूत करती है। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वे इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त निगरानी जारी रखें। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में वोटरों को रुपए बांटने का मामला गर्मा चुका है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर वोटरों को 1100 रुपए बांटने का गंभीर आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि अगर बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ काम किया होता तो उन्हें दिल्ली में 1100 रुपए बांटने की जरूरत न पड़ती और न ही इसका सहारा लेना पड़ता। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं, नई दिल्ली विधानसभा के।
नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। दिल्ली में कुछ नहीं किया है और उन्होंने मुझे सिर्फ गाली दी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। केजरीवाल के मुताबिक चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, पुलिस, आयकर जैसी सभी एजेंसियां असहाय हो गई हैं। कोई भी एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। स्पेशल के न्यूज इंडिया। नए वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाली प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। महाकुंभ में हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाले प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसके तहत 100 मीटर पानी के नीचे और जमीन से 120 मीटर ऊपर निगरानी करने में सक्षम ड्रोन की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि पहली बार संगम क्षेत्र में पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए जाएंगे और टेथर्ड ड्रोन हाईवे क्षेत्र से रक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने लोकल नाविकों के लिए चिकित्सा और प्राकृतिक आपात की स्थितियों से निपटने के तौर तरीके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। बता दें कि इस ट्रेनिंग का मकसद कुंभ आयोजन के दौरान शहर में आने वाले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तय करना था। ये प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में एनडीआरएफ की तरफ से की गई कोशिशों की एक सीरीज का हिस्सा है, जो शहर में नाविकों के अलग अलग समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए है। पहला ट्रेनिंग ये है सर कि हमको लोग दिया है कि कैसे चोट लगेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि जैसे चोट लगे तो पंडित जैसे हम लोग पास होता है या पट्टी बांधा है, उसके लिए है कि हर आदमी को नाव में अपना अपना रखना चाहिए पंडित। तो उसको यहाँ से जैसे खून जा रहा है तो उसको पहले यहाँ से बांध के तब उसके बाद फिर आगे कार्रवाई किया जाए। डूबने से बचाने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण? हाँ, डूबने से बचाने के लिए लाइव बॉय है जैसे, तो उसके लिए चार लोग मिलकर ऐसे उसको बचाने के लिए जैसे उल्टा जैसे जाना है, नज़दीक जाना है या सीधा जाना है, जैसे सीधा जाना है तो इस तरफ जाए, उल्टा जाना तो वापसी ऐसे हाथ करके जाना पड़ेगा। चार यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि प्रयागराज के जो विभिन्न घाटों पर जो हमारे नाविक लोग हैं और वो बोटों का संचालन करते हैं, और प्रयागराज कुंभ को लेकर बहुत सारे नाविक बाहर से भी आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम 100% नाविकों को बोट संबंधी जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में जो भी जनहानि या जो भी इस तरीके की हानि होती है उससे कैसे बचा जाए, और अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो उसको कैसे दूर किया जाए। प्रयागराज में नाविकों ने आपदा प्रबंधन के अलग अलग तरीकों में की ट्रेनिंग ली, जिसमें लोगों को डूबने से बचाने के लिए तकनीकों पर फोकस किया गया था। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के
प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस आयोजन के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है गंगा में स्नान। इसके अलावा गंगा के किनारे नावों की सवारी करना कई तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्म का अनुभव है, जिसे पूरी करने में प्रयागराज के नाविक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।